जब मैं उससे पहली बार मिली थी। मुझे आज भी याद है। शुक्रवार का दिन था, रात के 8 बज चुके थे। सोने से पहले मैं कपड़े बदलने जा रही थी, तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई बाहर की घंटी बजी थी। अमर पलंग पे लेट चुके थे। मेरी और सवालिया नज़रों से देखकर बोले, इस वक्त कौन हो सकता है? क्या पता? कहते हुए मेरे चेहरे पर भी प्रश्न चिन्ह उभर आया। कुछ दुखी, कुछ अनमने से होकर वो पलंग से उठकर अपना गाउन लपेट ही रहे थे कि घंटी दोबारा बज उठी। इस बार तो घंटी 3 बार बजी। टिंग टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग। आने वाला कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लगता था। अरे इस वक्त कौन आ गया? यह भी भला किसी के घर आने का समय है? बड़बड़ाते हुए पति ने दरवाजे की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही मुझे किसी महिला की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो बहुत ही जल्दी-जल्दी कुछ कह रही थी और ऐसा लग रहा था कि मेरे पति उससे कदाचित सहमत नहीं हो रहे थे। ये आवाज़ तो हमारे किसी परिचित की नहीं लगती। सोचते हुए मैंने कमरे के बाहर झाँका। हेलो, आप रोशनी है ना? मैं अनु ठाकुर। कहते हुए वो मेरी ओर आ गई और अपना दाहिना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। हाथ पकड़े पकड़े ही वह लगातार बोलती चली गई। मैं आपकी सोसाइटी में ही रहती हूँ, उधर 25 नंबर में। बहुत दिन से आप लोगों से मिलने की इच्छा थी, मौका ही नहीं मिल रहा था। आज मैंने सोचा बस अब और नहीं, आज तो मिलना ही है। आइए ना। कुछ बुझे मन से मैंने बोला। मैं थकी हुई थी और उस समय मेहमान नवाजी के मूड में तो बिल्कुल नहीं थी। नहीं नहीं, यहाँ नहीं। चलिए, हम लोग कॉफ़ी पीने ताज में चल रहे हैं। ताज में? इस वक्त? कल चले तो? अरे नहीं, कल किसने देखा। हम आज ही चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। कॉफ़ी शॉप तो खुली ही होगी। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाती, अनु जल्दी से दरवाजे की ओर मुड़ गई और जाते जाते एक सांस में बोल गई, जल्दी से आप दोनों बाहर आ जाओ। कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पहना हुआ है। मेरी कार बाहर सड़क के बीचों बीच खड़ी है। इससे पहले कि लोग हॉर्न मारना शुरू कर दें, मैं चली। कार में आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं और मेरे पति अमर एक दूसरे को देखते रह गए और अनु सटाक से घर के बाहर थी। अब हमारे पास और कोई चारा तो था नहीं। हम दोनों ने जल्दी से जीन्स और टी शर्ट पहने और अनु की कार में पहुंच गए। तो ये थी अनु, जीवन से भरपूर, कोई दिखावेबाजी नहीं, जो दिल में वही जबान पर। हालांकि मैंने उसे सोसाइटी में आते जाते कई बार देखा था, लेकिन आमने सामने आज मैं उससे पहली बार मिल रही थी। पर मुझे लग रहा था कि जैसे मैं उसे वर्षों से जानती हूँ। लंबी कदकाठी, छरहरा बदन, दोनों गालों में डिंपल जो मुस्कुराते समय और भी गहरे हो जाते थे, कंधे के नीचे तक झूलते उसके बाल जो उसके लंबे चेहरे को मानो फ्रेम की तरह सजा देते थे। इन सब के ऊपर उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें जो बिन बोले ही कितना कुछ बोल जाती थी। पर आंखों को बोलने का मौका तो तब मिलता ना, जब अनु कभी बोलना बंद करती। कुल मिलाकर कहे तो एक बेहद खुश मिजाज और जिंदा दिल लड़की। मुझे और अनु को दोस्ती करने में बिल्कुल समय न लगा। हम दोनों ही लखनऊ के रहने वाले थे और दोनों ही पब्लिक सेक्टर की बैंकों में नौकरी करते थे। पहले साधारण कैपुचिनो के बाद आयरिस कॉफ़ी और फिर कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम। गप्पे मारते मारते कब रात के 3 बज गए पता ही नहीं चला। बातों ही बातों में उसने बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, विवेक, जो इस समय एमबीए करने लंदन गया हुआ है। 1 साल बाद लौटेगा। हालांकि उसके माता पिता इस शादी के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि अनु का रंग सांवला है। पर विवेक ने अपना मन पक्का कर लिया है कि वह शादी करेगा तो उसी से, नहीं तो किसी से नहीं। उस रात जो हमारे बीच दोस्ती का एक अटूट बंधन बन गया, दिनों दिन प्रगाढ़ होता चला गया। लगता था जैसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता था। हम रोज शाम को इकट्ठा घूमते, शॉपिंग करते और पिक्चर देखने भी साथ जाते। कुछ ही महीनों में अनु एक प्रकार से परिवार की तीसरी सदस्य बन गई थी। अनु के व्यक्तित्व में दिखावेबाजी का नामो निशान भी न था। दो टूक बातें और कोई लगाव छिपा नहीं। एक संडे के दिन सुबह सुबह बाहर की घंटी बजी। वही जल्दबाजी जो अब तक अनु की पहचान बन चुकी थी। दरवाज़ा खोला तो निश्चय ही अनु थी। न हाय, न हेलो, न दुआ, न सलाम।
बस सीधे वो मेरे रसोई में थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकूं, उसने किचन का कैबिनेट खोला और सारे चम्मच और कांटे उठा लिए। मेरे घर में कुछ लोग लंच पर आ रहे हैं और मेरे पास चम्मच कम है। तुम लोग आज हाथ से खा लेना। चलो अच्छा, 2 चम्मच रख लो, बाकी सब शाम को लौटा दूंगी। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा। अच्छा, फिर शाम को मिलते हैं। मैं बचा हुआ खाना ले आऊंगी, इकट्ठा खाएंगे। मैं मुस्कुरा दी। अनु मुझसे 3 साल छोटी थी और मुझे उस पर छोटी बहन जैसा ही प्यार आता था। शाम हुई और फिर रात हो गई। मैंने डिनर में कुछ नहीं बनाया। अनु का इंतज़ार कर रही थी। अपने वादे के अनुसार वह मेरे चम्मच और कांटे लेकर वापस आ गई और आते ही बोली, कुछ खाना नहीं बचा। मेरे मेहमान सब खा गए। फ्रिज में कुछ पड़ा है क्या? निकाल ले, मैं तब तक खिचड़ी बनाती हूँ। ऐसे ही महीने निकल गए। उसकी सोहबत में पता नहीं समय कहाँ उड़ जाता था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं गेट के बाहर खड़ी थी और अनु दफ्तर से वापस आ रही थी। दूर से देखा तो मन में एक खटका सा हुआ। उसकी चाल कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो पास आई तो मैंने पूछा, कैसे चल रही है टेढ़ी मेढ़ी? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ये सुनकर वह हंस पड़ी और उसकी गालों के डिंपल और गहरे हो गए। अरे कुछ नहीं, कुछ दिनों से मैं सीधे नहीं चल पा रही हूँ। मेरा डॉक्टर कह रहा था कि कमज़ोरी होगी, कुछ विटामिन खा लो, पर मुझे लगता है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। कल किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने की सोच रही हूँ। अभी तो देर हो रही है, चलती हूँ। कहकर वह कुछ झूमती हुई, कुछ लड़खड़ाती हुई अपने फ्लैट की ओर चल पड़ी। 3 दिन बाद उसका फ़ोन आया। रोशनी, अरे यार, मैं अस्पताल में पहुंच गई हूँ। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं तुझे बता ही नहीं पाई। क्या? अस्पताल में? कौन से अस्पताल में? क्या हुआ? कुछ ज़्यादा नहीं, मेरे दिमाग में कोई कीड़ा है। ये तो मुझे हमेशा से ही पता था, पर अब न्यूरोलॉजिस्ट को एक ट्यूमर भी मिल गया है। शायद कीड़े का घर होगा। कहकर वह जोर से हंस पड़ी। साफ साफ बता, पहेलियां मत बुझा, मैंने फटकार लगाई। डॉक्टर ने कहा है तुरंत ऑपरेशन करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मम्मी को लखनऊ से बुला लिया है, कल ऑपरेशन है। तू आएगी ना मुझे अस्पताल में मिलने? मैं सकते में आ गई और कुछ बोल भी ना सकी। इतने बड़े और सीरियस ऑपरेशन की पूर्व संध्या को कोई इतना चिंता मुक्त कैसे हो सकता है? मैं उसकी मम्मी से मिलने और अनु का हाल जानने रोज अस्पताल जाती रही। 5 दिन बाद उसे आईसीयू से कमरे में लाया गया। उसके सिर के सारे बाल घुटा दिए गए थे और पूरे सिर पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। शक्ल से कुछ कमज़ोर लग रही थी, पर उसकी मुस्कुराहट ज्यों की त्यों थी। कितनी बहादुर लड़की है। मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई, पर मुझे लगा कि उसका चेहरा कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ऐसा लगा कि कहीं उसके चेहरे पर लकवा तो नहीं मार गया, पर पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उसने मेरा दिमाग तुरंत पढ़ लिया। क्या देख रही है? मेरा मुंह टेढ़ा लग रहा है ना? वो बदतमीज ट्यूमर मेरे दिमाग की नर्व के चारों ओर लिपटा हुआ था। बेचारे सर्जन ने बहुत कोशिश की, पर हार कर उसे वह नर्व काटनी ही पड़ गई। कहकर वह हंस दी, पर उस हंसी के पीछे मायूसी छिपी साफ दिख रही थी। डॉक्टर का कहना था, गनीमत समझो कि तुम्हारी जान बच गई। शक्ल का क्या है? जो मुझे जानते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, वे सब तो खुशी होंगे कि मैं जिंदा हूँ। जो मुझे जानते नहीं, वो कुछ भी सोचे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों, ठीक है ना? फिर वही 1000 वॉट बल्ब वाली मुस्कुराहट। जीवन की इतनी बड़ी मार उसने कैसे हंसते हंसते झेल ली, देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अस्पताल की घंटी बजने लगी। आगंतुक के घर जाने का समय हो गया था। मैं भी घर लौट आई, पर रास्ते भर सोचती रही कि बेचारी अनु के साथ ऊपर वाले ने कितना अन्याय किया है। 2 दिन बाद जब मैं अस्पताल पहुंची तो देखा अनु काला चश्मा लगाकर बिस्तर पर लेटी हुई है। अरे वाह, क्या स्टाइल है! अंदर कमरे में भी काला चश्मा। मैंने बिना सोचे समझे ही बोल दिया, पर उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर तुरंत ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने मुझे गंभीरता से बताया कि लकवे की वजह से उसकी पलक झपक नहीं रही है और उसमें इन्फेक्शन का खतरा है। इसलिए डॉक्टर ने उसकी आंख पर टाँके लगा दिए हैं।
उसी को छिपाने के लिए उसे चश्मा लगाना पड़ रहा है। उसके ऑपरेशन के बाद उस दिन पहली बार लगा कि वह परेशान है। मैंने उसे सांत्वना देने का प्रयास तो किया, कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। पर मेरा अपना दिल उसकी यह दशा देखकर डूब रहा था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के उपरांत वह स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने माता पिता के साथ लखनऊ चली गई। तकरीबन 2 महीने बाद ही वह वापस गुड़गांव अपने घर आ गई। वही पतली दुबली और लंबी आत्मविश्वासी लड़की। उसके बाल भी कुछ बढ़ गए थे, हालांकि थे छोटे ही। बस अब एक ही फर्क आ गया था, वह हर समय बड़ा सा काला चश्मा लगाकर रखती थी, जिससे उसकी बंद बाईं आंख और विकृत चेहरा किसी को पूरी तरह दिखाई ना दे। एक शाम जब हम दोनों कॉलोनी में टहल रहे थे, उसने अपने दिल का दर्द मुझे बता ही दिया। रोशनी, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी ऐसी सूरत देखकर भी विवेक मुझसे वैसे ही प्यार करेगा जैसे वो पहले करता था? क्या तुम्हें लगता है कि वह अभी भी मुझसे शादी करना चाहेगा? मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या कहना चाहिए। मैं तो विवेक से कभी मिली भी नहीं थी, पर हिम्मत करके मैंने कहा, अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करता है तो जरूर शादी करेगा। मेरा दिल जानता था कि मैं उसे खुश करने के रही थी। पता है रोशनी, वह मुझे हजारों टेक्स्ट मैसेज भेज चुका है और पता नहीं सैकड़ों बार उसके फ़ोन आ चुके हैं, पर मैं उसको कोई जवाब नहीं दे रही हूँ। मैंने देखा वह अपना दुपट्टा उंगली में लपेटे जा रही थी। स्पष्ट था कि वह कॉफ़ी परेशान थी और किसी उलझन में पड़ी हुई थी। हाँ, ऐसा क्यों पागल? तूने उसे अपनी सर्जरी के बारे में बताया नहीं क्या? उसको तेरी कितनी फिक्र हो रही होगी, बेचारा क्या सोचता होगा। मैंने उसे प्यार भरी फटकार लगाई। जानती हूँ, सर्जरी के समय उसके सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाले थे, उसे टेंशन हो जाती तो पढ़ता कैसे। बाद में मैंने सोचा कि क्या बताऊँ, जिन आंखों में डूब जाने की बात वह हमेशा करता था, उनमें से तो एक तो हमेशा के लिए बंद हो गई है। मैं नहीं सोचती कि उसे अब मुझसे शादी करनी चाहिए, पर उसने तुमसे शादी का वादा किया है, तुम्हें उसे बताना तो चाहिए था। उसका इतना हक तो बनता है ना। मुझे पता है रोशनी, पर मुझे रिजेक्शन से डर लगता है। अगर उसने मना कर दिया तो? पर जानने का अधिकार तो उसे है ना। मैंने फिर वही बात दोहराई। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वह एक बिना आँख की लड़की से कभी शादी नहीं करेगा। उसे करनी भी नहीं चाहिए। सारी जिंदगी क्यों खराब करेगा बेचारा? मुझे कोई हक नहीं कि मैं उसकी ज़िंदगी खराब करूं। अभी तो हमारी शादी हुई नहीं है, उसे कोई और मिल जाएगी और मैं उसकी ज़िंदगी से कहीं दूर चली जाऊंगी। कहते समय उसका गला रुंध गया था और उसका घर भी आ गया था। बिना कुछ बोले वह घर की ओर मुड़ गई। शाम के अंधेरे में भी उसकी आंखों से बहते आंसू मुझसे छिप ना सके। अगले 3 सप्ताह तक मैं भी काम में कुछ ज़्यादा ही मशगूल रही। बैंक में इंस्पेक्शन चल रहा था। फिर एक दिन अचानक वह मुझे दिखी, टैक्सी में कहीं जा रही थी। उसने टैक्सी रुकवाई और बैठते ही बोली, रोशनी, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मैं गुड़गांव से बाहर जा रही हूँ। क्या? अचानक? कहाँ जा रही है? सब बताऊंगी, पर अभी नहीं, फ्लाइट छूट जाएगी। मैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें फ़ोन करती हूँ, बाय। कहते हुए उसने ड्राइवर को चलने का इशारा किया और टैक्सी चल पड़ी। कुछ देर तो मैं जहाँ जड़वत खड़ी टैक्सी को जाते हुए देखती रही, फिर घर की ओर मुड़ गई। ये कैसा फेयरवेल था? सहेली से बिछुड़ने का दुख भी हुआ और गुस्सा भी बहुत आया। मैं वहाँ खड़ी ना होती तो वह शायद मुझे बताकर भी न जाती। इसी को दोस्ती कहते हैं क्या? मैंने उसके फ़ोन का हफ्तों तक इंतज़ार किया। ना कोई फ़ोन आया और ना ही कोई मैसेज। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वह किस शहर में है। सेल फोन पर फ़ोन किया तो एक ही जवाब, आप जिस फ़ोन से संपर्क करना चाह रहे हैं वह या तो स्विच ऑफ है या कवरेज क्षेत्र से बाहर है। और कुछ दिन बाद, यह नंबर मौजूद नहीं है। उसने अपना फ़ोन नंबर ही बदल लिया था और मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत भी नहीं समझी थी। सेल फ़ोन तो बदला ही, उसने अपना फेसबुक अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया था। उसको भेजी हुई ईमेल भी वापस आ रही थी। मन उसकी परेशानी को लेकर पहले ही उदास था, अब मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने मेरी दोस्ती का कैसा भद्दा मजाक उड़ाया था। इस घटना को कई वर्ष बीत गए। जिंदगी अपनी रास्ते पर चलती गई। नए रिश्ते बनते गए। नौकरी की बढ़ती हुई जिम्मेदारियां और घर पर बढ़ती उम्र के 2 बच्चों की देख रेख
कुछ सोचने के लिए 2 क्षण भी नहीं मिलते थे। अनु द्वारा दिया गया घाव भी अब संभवतः बढ़ चला था। हालांकि कभी-कभी अचानक उसकी बहुत याद आती। कहाँ होगी, कैसी होगी, कौन जाने। फिर ऐसे ही एक दिन अचानक ऑफिस से निर्देश मिले। मुझे हैदराबाद के एक प्रतिष्ठित संस्थान में 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जाना था। जाने का मन तो नहीं था, पर प्रोग्राम अच्छा था, सो मना नहीं किया और मैं हैदराबाद पहुंच गई। वहाँ अलग-अलग संस्थानों और बैंकों से अधिकारी आए हुए थे। पहले ही दिन जब सब प्रशिक्षणार्थी अपना-अपना परिचय दे रहे थे, मैं एक व्यक्ति का परिचय सुनकर सतर्क हो गई। वह उसी बैंक का था जिसमें अनु काम करती थी। मैंने तभी सोच लिया था कि मौका लगते ही उससे अनु के बारे में पूछूंगी। मौका हाथ तो लगा, परंतु आखिरी दिन हम लोग लंच के समय एक ही टेबल पर थे और मैं पूछे बगैर न रह सकी। क्या आप अनु ठाकुर को जानते हैं? कई वर्ष पूर्व वह गुड़गांव हेड ऑफिस में थी। पता नहीं अभी कहाँ है। हाँ हाँ, उसे तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अनु मेरी बैचमेट ही तो है। आजकल वह मुंबई की मुख्य शाखा में है। क्या आप जानती हैं उसे? जी हाँ, कुछ वर्ष पहले वह मिली थी। हमारी सोसाइटी में रहती थी। कहते हुए मैं कुछ हिचकिचा गई। कैसे कहती कि वह तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी। क्या वह अभी तक कुंवारी है या शादी कर ली? मैंने कुछ झिझकते हुए पूछा। हाँ हाँ, उसकी शादी तो लगभग 6-7 साल पहले मुंबई आते ही हो गई थी। उसका पति एक जाना माना फाइनेंशियल एनालिस्ट है। क्या बंदा है। बड़ी बड़ी कंपनियां उसको अपने यहाँ रखने के लिए जाल डालती रहती है। सुना है उसने लंदन से पढ़ाई की है। वहाँ भी सब उसे रखना चाहते थे, पर वह भारत वापस लौट आया। वाह क्या बात है, मैंने आश्चर्य जताया। हाँ तो और क्या। अच्छा, आपको शायद पता नहीं होगा, उनकी प्रेम कथा तो बहुत मज़ेदार है। उस बेचारी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और डॉक्टरों ने ऑपरेशन में कुछ तो लापरवाही दिखाई और उसके चेहरे पर लकवा मार गया था। उस वक्त विवेक, मतलब उसका होने वाला पति, लंदन गया हुआ था। वह उसे वादा करके गया था कि लौटकर उससे शादी करेगा, पर अनु को लगा कि वह उससे इस हालत में शादी कदापि नहीं करेगा। उसने बस अपनी ट्रांसफ़र मुंबई करा ली और चली आई, और साथ ही हम सबसे वादा लिया कि अगर वह उसे ढूंढता हुआ ऑफिस आता है तो हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। वह मज़े ले लेकर बोलता जा रहा था। अच्छा फिर क्या हुआ? मैं कैसे बताती कि कहानी की यहाँ तक का भात तो मैं भी जानती हूँ। वही हुआ जो अनु ने सोचा था। लंदन से लौटकर विवेक उसे ढूंढता हुआ हमारे ऑफिस आ पहुंचा, पर हमने अपने वादे के अनुसार उसे कुछ नहीं बताया। पर इतने बड़े बैंक में आप ही बताइए, किसी अफसर की पोस्टिंग भला छिप सकती है क्या? वह बैंक के मानव संसाधन विकास विभाग में गया, फिर कार्मिक विभाग में गया और उसने उसका एड्रेस पता कर ही लिया। वह कहानी सुनाया जा रहा था और टेबल पर बैठे सभी लोग बड़े ध्यान से अनु की प्रेम कथा सुन रहे थे। फिर क्या हुआ? विवेक मुंबई गया क्या? मैं बेसब्री से कहानी के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। हाँ गया ना। उसने पहली फ्लाइट पकड़ी और मुंबई चल पड़ा। कहानी अब क्लाइमेक्स की ओर तेजी से बढ़ रही थी, परंतु उसी समय प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर साहब हमारी टेबल पर आ गए और सभी लोग उनसे बात करने के लिए उठ खड़े हुए। अनु की प्रेम कथा अधूरी ही छूट गई। लंच के बाद मेरा मन क्लास में बिल्कुल ना लगा। बार बार अनु की हंसती मुस्कुराते चेहरे सामने आ जाता। उससे मिलने की इच्छा प्रबल हो रही थी। सोचा कि शाम को उसके बैचमेट से उसका सेलफोन नंबर तो ले ही लूँगी, पर क्लास ख़त्म होने से पहले ही वह निकल गया। शायद उसकी फ़्लाइट जल्दी जाने वाली थी। गुड़गांव के लिए मेरी फ़्लाइट अगले दिन सुबह थी। मैं रात भर अनु के बारे में सोचती रही। क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। काश मैं उससे कभी मिल पाती। सुबह सुबह एयरपोर्ट पर जाते हुए भी मुझे बार बार अनु का ख्याल सता रहा था। कैसी होगी पता नहीं, ये टेलीपैथी थी अथवा महज इत्तेफाक, पर अनु को अचानक सिक्योरिटी लॉन में देखकर मैं दंग रह गई। वही पतला छरहरा बदन, वही कंधों तक झूलते सीधे लंबे बाल, वही कैजुअल सी फेडेड जीन्स और उसका फेवरेट लाल काले चेक की शर्ट, जिसकी बाहें उसने हमेशा की तरह कोहनी तक मोड़ रखी थी, और तो और पैरों में भी वही कोल्हापुरी चप्पल। कुछ भी तो नहीं बदला था उसमें। अनु एक नटखट बच्चे के पीछे दौड़ रही थी और वह बच्चा मेरी ओर ही आ रहा था। मैंने आगे बढ़कर बच्चे को पकड़ लिया
तो अनु ने मेरी ओर नज़र उठाई। एक हाथ से बच्चे को पकड़ दूसरा हाथ उसने मेरे गले में डाल दिया। रोशनी, ओ रोशनी, कितने साल बाद मिल रहे हैं यार। कहाँ चली गई थी तू? मैं चली गई थी या तू कहीं जाके छिप गई थी? कितने साल बीत गए और तेरा कुछ अता पता ही नहीं है। कहाँ गायब हो गई थी तू? कैसी है? सवालों की बौछार तले से निकलना उसे खूब आता था। तुरंत अपनी गलती मान ली। सॉरी सॉरी माय डियर फ्रेंड, मैंने तुझे जानबूझकर नहीं बताया था। मुझे लगा कि वह मुझे ढूंढता हुआ अगर इस सोसाइटी में आ गया तो तू तो कहीं उसे मेरा पता ना बता दे। मुझे पता है तू नहीं चाहती थी कि मैं उससे दूर भाग जाऊं। फिर विवेक ने तुझे कैसे खोज लिया? और विवेक को लेकर तेरे सारे डर, उनका क्या हुआ? आधी कहानी तो मुझे पहले ही पता लग चुकी थी। अब मैं तुझे कैसे बताऊं कि वो कितना गुस्सा हुआ था कि मैंने उसे अपने ऑपरेशन और बाद में लकवे के बारे में कुछ नहीं बताया। 3-4 महीने से कोई बात नहीं होने से वह बहुत परेशान हो गया था। भारत लौटकर उसने पहला काम किया कि मेरे पुराने घर गया। वहाँ मेरे बारे में कोई उसे कुछ नहीं बता पाया। अगले दिन वह मेरे ऑफिस गया और वहाँ से मेरी नई पोस्टिंग मालूम करके सीधा मुंबई मेरे पास घर पहुँच गया। रात के 12:30 बजे घंटी की आवाज़ सुनकर पहले तो मैं डर गई। झाँक कर देखा तो विवेक खड़ा था। दरवाज़ा खोलने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। पहले तो उसने इतना गुस्सा किया कि मैं उससे क्यों भाग रही थी। फिर मेरे ऑपरेशन के बारे में सारी बातें पूछी और जब मैंने उससे कहा कि उसे किसी और से शादी कर लेनी चाहिए तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अच्छा, क्या बोला? मैं विस्मयपूर्वक उसे देख रही थी। वो कहने लगा कि अच्छा, अगर मुझे कुछ ऐसा हो जाता तो तुम मुझे छोड़ जाती, और अगर शादी के बाद ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे तलाक दे देती? पागल लड़की, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा? हम सारी रात बहस करते रहे और सुबह उसने कहा, मैं नाश्ता बनाता हूँ, तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, हम आज ही कोर्ट में शादी करने जा रहे हैं। और ऐसे हमारी शादी हो गई। अनु के चेहरे पर वही 1000 वॉट बल्ब वाली मुस्कुराहट वापस आ गई थी। मैंने अचानक नोटिस किया कि उसके चेहरे पर लकवे का तो नामो निशान भी नहीं था। न आँख सिली हुई थी और न ही वह सब छिपाने वाला बड़ा सा काला सा चश्मा था। और वो लकवा, आँख, काला चश्मा, मुझे समझ नहीं आया कैसे और क्या पूछूं। अरे दुनिया में बड़े अजूबे होते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। 1 वर्ष बाद मेरे चेहरे का लकवा अपने आप ठीक हो गया। विवेक कहता है उसने मुझे हंसा हंसाकर कटी हुई नर्व को फिर से जोड़ दिया। और डॉक्टर कहता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। कहते हैं ना कि सारी बीमारियों का इलाज बस प्यार ही तो है। कहकर अनु बहुत जोर से हंस पड़ी। वही पुरानी संक्रामक हंसी। उसके डिंपल फिर वैसे ही गहरा गए। अचानक पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर उसका नाम पुकारा जाने लगा। अंतिम कॉल, श्रीमती अनु ठाकुर, जो हैदराबाद से मुंबई जा रही हैं, कृपया विमान की ओर तुरंत प्रस्थान करें। आवाज़ सुनकर अनु ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और तेजी से प्रस्थान की ओर भागने लगी। कुछ कदम जाकर उसने मुड़कर देखा, हाथ हिलाया और वहीं से चिल्लाई, मैं मुंबई जाकर तुझे मैसेज करूंगी, हम फिर मिलेंगे। तेरा फ़ोन नंबर बदला तो नहीं है ना? और एक बार फिर अनु भीड़ में गायब हो गई। मुझे खुशी थी कि उसकी ज़िंदगी का वह दुखद अध्याय समाप्त हुआ और उसकी ज़िंदगी में एक बार फिर खुशी की लहर आ गई थी। वह सामने हवाई जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और मेरी आंखें खुशी से नम हो रही थी। ज़िंदगी की राह भी कितनी अजीब होती है। हम उसे अपने हिसाब से कितना भी मोड़ने की कोशिश करें, वह हमें ही अपने अनुसार चलाती है। नियति मनुष्य के वश में है या मनुष्य नियति के? पर मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि क्या इस बार उसका फ़ोन आएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।